सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के से ही संबंधित एक नया विषय प्रश्न निर्माण, जो छठी से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो उन सभी प्रश्नों के बारे में कि किस तरीके से प्रश्न निर्माण किया जाता है, क्या क्या उसके नियम है, कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी चाहिए प्रश्न निर्माण करते हुए, ये सब बातें मैं आज आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसमें आपके अंक बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो आज का जो विषय है वो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण से आप क्या समझते हैं? कोई भी आपके सामने एक वाक्य आ जाता है और उस वाक्य को अगर आप प्रश्न में बदल देते हैं, अर्थात उसके पीछे अगर प्रश्नवाचक आ जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो वो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। और इसी प्रश्नवाचक को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं, शब्द के लिंग वचन विभक्ति के अनुसार ही प्रश्नवाचक किम शब्द रूप, इसमें सबसे मुख्य जो शब्द रूप है वो किम सर्वनाम का जो शब्द रूप है तीनों लिंगों में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। शब्द का लिंग वचन व विभक्ति होता है, अर्थात जो भी वाक्य हमारे सामने आएगा उस वाक्य में हमें देखना है कि उसका कौन सा लिंग है, वचन है और विभक्ति है। उसी के अनुसार हमें किम शब्द रूप का, वचन का, लिंग का व विभक्ति का प्रयोग करना है। तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे है लिंग, जैसे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। आगे है वचन, संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। उसके बाद है विभक्ति। विभक्तियां जो हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होती हैं। इन सब के बारे में मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगी। आगे देखते हैं, किम शब्द रूप के जो अर्थ होते हैं तीनों लिंगों में व विभक्तियों में, कैसे हम उसका अर्थ करेंगे। तो एक बार जान लेते हैं। ये जो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है, जिसमें सबसे पहले विभक्ति लिखा है, उसके बाद अर्थ लिखा है, उसके बाद किम शब्द रूप पुल्लिंग में, फिर स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, और उन सभी का एक वचन में अर्थ क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया है इस टेबल में। तो देखते हैं, पहले है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है ने, अर्थात जैसे हमारे कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा और अपना अधिकरण ने पर, ये जो 7 कारक होते हैं उसके अनुसार ही हमारी 7 विभक्तियां चलेंगी। तो उसके अनुसार ही हम इनको याद रख लेंगे कि प्रथमा विभक्ति का अर्थ है ने, ठीक है। और जो किम पुल्लिंग है वो कह होता है, और स्त्रीलिंग में का, नपुंसकलिंग में किम, व एक वचन में उसका अर्थ होता है कौन, कौन के लिए प्रयोग हो सकता है, और किसने या क्या, ये इसका अर्थ रहेगा। आगे है द्वितीय विभक्ति में को इसका अर्थ होगा, अर्थात जहां पर भी किम शब्द रूप द्वितीय विभक्ति में आया तो उस वाक्य में आप उसको पढ़ कर ये पहले जान लेंगे हिंदी अर्थ करके कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो आप किम शब्द रूप का सही से उसमें प्रयोग कर पाएंगे। देखते हैं, पुल्लिंग में है कम, स्त्रीलिंग में काम और नपुंसकलिंग में किम। नपुंसकलिंग में प्रथमा व द्वितीय विभक्ति दोनों सेम होती हैं, एक जैसी ही चलती हैं। उसका अर्थ होगा किसको, ठीक है। तो एक वचन में किसको अर्थ है, आप इससे ये समझेंगे, एक वचन में जो आपके सामने अर्थ बताए हुए हैं उसको आप द्विवचन में व बहुवचन में अपने आप से समझ लेंगे इस बात को कि जैसे मैंने बोला कि कौन, प्रथमा में बोला कौन, तो वह कौन कोई एक हो गया, और अगर द्विवचन में करेंगे तो वे 2 कौन, और बहुवचन में करेंगे तो वे सब कौन। ऐसे ही किसको, तो किसको, किन दोनों को, किन सबको, ऐसे चलेंगे। ऐसे ही हम बाकी विभक्तियों में भी एक वचन में मैं आपको अर्थ बताऊंगी और द्विवचन में, बहुवचन में आप उसको खुद ही समझ जाएंगे।
तो तृतीय विभक्ति है उसका अर्थ है से या के द्वारा। जैसे पुल्लिंग में चलेगा केन, स्त्रीलिंग में कया, नपुंसकलिंग में केन। अब नपुंसकलिंग में भी केन है और पुल्लिंग में भी केन है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा व द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक सारे पुल्लिंग की तरह चलेंगे। सिर्फ प्रथमा व द्वितीय विभक्ति अलग होती है। तो उसका अर्थ होगा किससे या किसके द्वारा। आगे है चतुर्थी विभक्ति के लिए। तो पुल्लिंग में कस्मई, स्त्रीलिंग में कस्यै और नपुंसकलिंग में कस्मई, वही पुल्लिंग की तरह, किसके लिए। आगे है पंचमी विभक्ति से या अलग होना। जब किसी स्थान से हम आ रहे होते हैं, कहीं से कोई चीज अलग हो रही होती है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे होते हैं, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में किम शब्द रूप चलता है कस्मात, स्त्रीलिंग में कस्यः, नपुंसकलिंग में कस्मात, किससे या अलग होना, ये इसका अर्थ रहेगा एक वचन में। आगे है षष्ठी विभक्ति जो उसका अर्थ होगा संबंध अर्थ में उसका प्रयोग होता है। संबंध का, किसी का हो सकता है, किसी के संबंध हो सकते हैं या किसी की। ठीक है, तो पुल्लिंग में होगा कस्य, स्त्रीलिंग में कस्यः और नपुंसकलिंग में भी कस्य। तो किसका, के या की। आगे है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का अर्थ में या पर। किसी में, किसी व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं या किसी मेज पर पुस्तक रखी है तो पर अर्थ में या में अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पुल्लिंग में कस्मिन, स्त्रीलिंग में कस्याम, नपुंसकलिंग में कस्मिन और अर्थ होगा किस में या किस पर। तो मैंने आपको सारी विभक्तियों का अर्थ यहाँ पर इसीलिए बताया है ताकि जब भी कोई वाक्य आपके सामने आए आप उसका अर्थ जान पाए। अर्थ जानने के बाद आपको विभक्ति का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उनका अर्थ क्या होता है। जहां पर को है, किसके द्वारा है, किससे है, तो आपको विभक्ति पता चल जाएगी। तो आप आसानी से वहां पर किम शब्द रूप की विभक्ति लगा सकते हैं। व पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग का भी आपको उसमें ज्ञान हो जाएगा। आगे मैंने आपको किम शब्द रूप के नपुंसकलिंग के बारे में पहले ही बता दिया है कि पुल्लिंग की तरह उसके रूप चलेंगे। तो मैंने प्रथमा व द्वितीय विभक्ति यहाँ पर आपके सामने लिखी है और तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक उसके रूप जो है पुल्लिंग शब्द रूप की तरह ही चलेंगे। आगे देखते हैं किम शब्द रूप जो है वो पुल्लिंग में पूरी टेबल कैसे चलती है प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। क्योंकि ये प्रश्न पूरा इस शब्द रूप के ऊपर टिका हुआ है, तो सबसे आपको महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए है, आपको ये शब्द रूप अच्छे से याद कर लेना है। पूरा शब्द रूप मैंने आपके सामने स्क्रीन पर भी शेयर किया है ताकि आपको लिखने में और याद करने में आसानी हो और इसका उच्चारण जो है आप अच्छे से करना सीख जाएं। एक बार मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ इसको। जैसे पुल्लिंग शब्द रूप है तो आप उसको कैसे याद करेंगे। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम के भय, कस्मात् काभ्याम के भय, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन कयोः केशु। तो बहुत आसान है इसको याद करना। आप इसको गाकर भी याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा कि शब्द रूप को आप गा करके अलग अलग तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, क्योंकि पुल्लिंग के बारे में मैं आपको बता दिया है, नपुंसकलिंग के बारे में पहले बता चुकी हूँ। तो स्त्रीलिंग जो है कैसे चलेगा, तीनों वचनों में। का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्यः काभ्याम काभ्य, कस्यः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। तो इसको आप लिखकर व बोलकर याद करें अच्छे से, तो प्रश्न निर्माण आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक कितनी तरह से बन सकते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम ये जानेंगे। अर्थात जो प्रश्न निर्माण के वाक्य आते हैं वो कई तरीके से आते हैं। देखते हैं कैसे। पहला है संख्यावाचक। कुछ जो वाक्य हैं वो संख्यावाचक की दृष्टि से पूछे जाते हैं। उसमें कति शब्द का हम प्रयोग करते हैं। कति का अर्थ होता है कितने। ये एक अव्यय शब्द है, तो
तो इसके ऊपर किसी भी लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो भी कति रहेगा, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो भी कति रहेगा, व नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो भी वहां पर कति शब्द का ही प्रयोग होगा। जहां पर भी अव्यय शब्द आते हैं आप इस नियम को याद रखेंगे। आगे है स्थानवाचक। जब आपके सामने कोई ऐसा वाक्य आता है जिसमें बात की गई हो कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, तो वहां पर शब्द आते हैं कुत्र। कुत्र का मतलब कहाँ पर, कदा का मतलब कब, और कुतः का मतलब कहाँ से। ये सब जो शब्द हैं वो स्थानवाचक का बोध कराते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से ये बताए हैं। आगे है लिंगवाचक, अर्थात जो किम शब्द रूप है वो तीनों लिंगों में चलता है। तो तीनों लिंगों में किम शब्द रूप की कोई भी विभक्ति या कोई भी वचन का वाक्य आपके सामने आ सकता है, उसकी आपको खुद ही पहचान करनी होगी हिंदी अर्थ करके। आगे है कालवाचक। समय का भी कोई ऐसा वाक्य आ सकता है कि कब ये काम हुआ था, कदा। ठीक है, तो इसको मैं उदाहरणों के द्वारा आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगी। आगे है गुणवाचक, अर्थात कोई चीज जो है गुणवाचक, जैसे खाने में कैसी है, देखने में कैसी है कोई वस्तु, तो वो गुणवाचक के लिए कीदृश है। कीदृश का अर्थ है कैसा, और ये भी तीनों लिंगों में चलता है। कीदृश है, कीदृशम व कीदृशी, इस तरीके से तीनों लिंगों में चलेगा, तो आप उसको उसी तरीके से प्रयोग करेंगे। आगे है उद्देश्यात्मक। किसी उद्देश्य के लिए जब कोई कार्य होता है, जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूँ, तो आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ने के लिए, तो किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। ठीक है, तो वहां पर प्रश्नवाचक किमर्थम शब्द का प्रयोग होगा, किमर्थम किस लिए। आगे है प्रयोजनात्मक, प्रयोजन के लिए, किसी कारण के लिए, जैसे कथम शब्द। कथम का अर्थ है कैसे, कोई काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, दोनों तरीके से इसका प्रयोग होगा। तो ये थे कुछ आपके सामने मैंने उदाहरण बताए कि किस तरीके से अलग अलग तरह के प्रश्नवाचक वाक्य आपके सामने आ सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न निर्माण उदाहरणों के द्वारा। अब मैं आपको परीक्षा में जैसे प्रश्न निर्माण के वाक्य आते हैं, बिल्कुल वही उदाहरण और अच्छे से समझा करके आपको बताऊंगी कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न निर्माण में जैसे आपके सामने कोई वाक्य आता है, मधुरम फलम खादति। ठीक है, मधुरम फलम खादति, मधुर का अर्थ है मीठे फल को, खादति खाता है। ठीक है, तो मैंने हिंदी अर्थ किया इसका, मीठे फल को खाता है। तो आपको वाक्य इसका अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर मधुरम को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक खुद से बनाना है। तो मीठे फल को खाता है, तो मीठे की जगह कैसे फल को खाता है। ठीक है, तो कैसे का संस्कृत हमने पहले ही पढ़ी है कि ये गुणवाचक हो गया है। कीदृशम, कीदृशम क्योंकि फल जो है, फलम लिखा है यहाँ पे, फल जो शब्द है वो नपुंसकलिंग और एक वचन में है, तो जो कीदृशम होगा वो भी हमारा नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयोग होगा। तो हमने दोनों चीजें देखी। जो हमारा अंडरलाइन जो वाक्य है जिसका प्रश्न निर्माण करना है उसको भी देखा कि वो कौन से लिंग व वचन में है, विभक्ति में है, और साथ वाले शब्द को भी हम साथ साथ में देखेंगे, विशेष्य व विशेषण। आगे देखते हैं दूसरा, सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। तो इसमें मैंने ग्रामम, ग्रामम को जो है इसमें अंडरलाइन किया गया है। तो वह गांव को जाता है, प्रश्नवाचक बना वह कहाँ जाता है, तो कहाँ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, कुत्र, कहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ अव्यय पद हैं जो जैसे हैं वो वैसे ही प्रयोग होते हैं। यहाँ पर सा होता, सह की जगह अगर सा होता तो भी यहाँ पर कुत्र शब्द ही प्रयोग होता, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आगे है तीसरा वाक्य, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अब वृक्षात को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो कहां से पत्ते गिरते हैं, तो कहां से, तो किम शब्द रूप है इसमें। वृक्षात क्या है, वृक्ष शब्द पुल्लिंग, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो हमें किम का भी पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन देखना है, वो होगा कस्मात्, कि कहां से, कस्मात् पत्राणि पतन्ति, ये रहेगा। अगला है रामः बुद्धिमानः अस्ति,
राम बुद्धिमान है, तो राम है। कौन बुद्धिमान है? राम को क्योंकि रेखांकित किया गया है तो प्रश्न बना कौन बुद्धिमान है। तो कौन बुद्धिमान क्या है? पुल्लिंग शब्द है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो और राम है शब्द की जगह, राम भी पुल्लिंग है, तो हमें क्या लगाना है? पुल्लिंग ही लगाना है। और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द रूप पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति एक वचन ही हम देखेंगे, तो वो होगा कह। कह बुद्धिमान है अस्ति, कौन बुद्धिमान है। आगे है प्रातः काले रमा अध्ययनम करोति। प्रातः काल रमा अध्ययन करती है, तो प्रश्न हमें बनाना है प्रातः काले, इसको रेखांकित किया गया है कि कब रमा अध्ययन करती है। तो कब की संस्कृत होगी कदा, जो एक अव्यय पद है, उसके ऊपर स्त्रीलिंग का रमा शब्द का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर वहां पर राम होता तो भी कदा ही आता, और वहां पर कोई पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द होता तो भी वहां पर कदा शब्द का ही प्रयोग होता। अगला वाक्य है भ्राता मह्यम 5 रूप्यकाणि ददाति। भाई मुझको 5 रुपए देता है। ठीक है, तो इसमें भाई मुझको, पंच को रेखांकित किया गया है। भाई मुझको कितने रुपए देता है, ये आपने इसका प्रश्न निकाला, तो कितने की संस्कृत होती है कति। कति जो है एक अव्यय पद है, तो वो वैसे ही प्रयोग होगा कति रूप्यकाणि ददाति। अगला है भारते अनेकानि पर्वाणि सन्ति। भारत में अनेक पर्व हैं, तो इसमें रेखांकित किया गया है पर्वाणी शब्द को। अब पर्वाणी, इसमें हम देखेंगे कि पर्वाणी ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में तो कहीं पर भी उच्चारण नहीं होता ऐसा। और अनेकानि, अनेकानि शब्द भी क्या है? नपुंसकलिंग है, और पर्वाणी शब्द भी नपुंसकलिंग है, तो हम किम शब्द का भी नपुंसकलिंग देखेंगे। और क्योंकि पर्वाणी, किम के कानी, कानी शब्द क्या होता है? बहुवचन होता है, पर्वाणी भी बहुवचन होता है, तो हम कानी लगाएंगे यहाँ पर। भारते कानी पर्वाणी सन्ति। तो ये आपने देखे उदाहरण कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उनको हिंदी अर्थ देखेंगे पहले, और फिर ही उनके प्रश्नवाचक बनाकर सही प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वहां पर प्रयोग करेंगे। अंत में मैं आपको याद रखने योग्य कुछ आसान से ट्रिक्स बताना चाहती हूँ प्रश्न निर्माण के लिए। एक तो आपको किम शब्द रूप अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, उसका लिखकर अभ्यास करना है, क्योंकि लिखने में भी कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके अंक कट जाते हैं। और दूसरा, आपको इसमें एक और आसान चीज है, जैसे कोई भी विभक्तियां आती हैं तो वाक्य के साथ अगर वो राइमिंग बनता है, जैसे मैंने लिखा है आपके सामने, वाक्य में लिखा है बालकात, तो राइमिंग में पुल्लिंग में बालक शब्द है, आपको पता है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में कस्मात, आपने देखा दोनों में आत आत की साउंड आ रही है, तो आप कुछ राइमिंग शब्दों से भी उनको समझ सकते हैं और जल्दी उत्तर को पकड़ सकते हैं। और बाल के भय, तो के भय बिल्कुल सेम है ये भी उच्चारण। और पुल्लिंग शब्द आपको अलग से पता चल रहा है इनका कि बालक शब्द तो पुल्लिंग होता है। बालकान कान, बालकेन केन, बालकह कह, पुस्तकानी कानी। ये मैंने कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के आपको शब्द बताए हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग के भी शब्द हैं जो आपस में राइमिंग अर्थात एक जैसी आवाज देते हैं, तो आप उनसे भी आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी विभक्ति पूछी गई है, कौन सा वचन पूछा गया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रश्नवाचक आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें, वह सभी नियम अच्छे से समझ लें, अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख लें, और आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब के लिए अभ्यास के लिए भी मैं एक वर्कशीट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो सभी बच्चे प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ करेंगे, करके देखेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।